वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनिमल किंगडम के जिस टॉपिक को डिस्कस किए थे और उस एनिमल किंगडम में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है, उनके क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी क्राइटेरिया प्रेजेंट है। और लास्ट में आपको याद होगा, इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम तो नहीं बल्कि कह सकते किंगडम प्रोटिस्टा में, आप इसको देखिए, किंगडम इस प्रोटिस्टा में एक फाइलम आता है और उस फाइलम का नाम होता है प्रोटोजोआ। इट इज नॉट रिलेटेड विथ एनिमल किंगडम बट दे आर द एनिमल्स। और इस प्रोटिस्टा में एक जो फाइलम है प्रोटोजोआ का, इस प्रोटोजोआ को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ की मीनिंग क्या है। तो प्रोटोजोआ ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना था, प्रोटोज प्लस जून। प्रोटोज मीन्स प्रिमिटिव और जून मीन्स एनिमल। दैट मीन्स द फाइलम डिटेल द स्टडी ऑफ, explain the study of primitive animals. All the primitive animals are included in one phylum, that is the protozoans. But in protozoan only those animals are placed. इस प्रोटोजोआ में केवल उसी एनिमल को प्लेस किया जा सकता है जिस एनिमल का ये तीन कैरेक्टर बेसिक उसमें प्रेजेंट हो। That means the animal should be unicellular, they must be eukaryotic, and naturally it is made up of one cell, it is microscopic. So all animals, I am not talking about the plants and fungi, I am talking only about the animals. All animals which are unicellular, eukaryotic, microscopic are placed together in phylum Protozoa. And Protozoa classify on the basis of their locomotory structure. कैसे? अमीबॉइड प्रोटोजोअन, सिलियरी प्रोटोजोअन, फ्लैजेलर प्रोटोजोअन, स्पोरोजोअन्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था कि अमीबॉइड प्रोटोजोअन होगा तो इसमें अमीबा और एंटमीबा आएगा। सिलियरी प्रोटोजोअन होगा तो पैरामीशियम आएगा। फ्लैजेलर प्रोटोजोअन होगा ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, जियार्डिया, ट्राइकोनिम्फा, थ्रोब्लोफोमोनास, ट्राइकोमोनास, ये भी एक मेंबर है जो पैरासिटिक है, ये फ्लैजेलर में आएंगे। स्पोरोजोअन्स, इसमें प्लाज्मोडियम आएगा जिससे मलेरिया डिजीज काज होती है। तो यहां तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था कि हाउ फाइलम प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड। तो आंसर था फाइलम प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। देन जस्ट सिंपल क्वेश्चन स्टैंड हियर, which type of locomotory structures are present in all four different types of protozoans? तो आपने एग्जाम्पल तो देख लिया, अब इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रोटोजोअन में कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। और आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर एक एक करके हम सबके बारे में थोड़े थोड़े डिटेल कैरेक्टर्स को भी बताएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन, अमीबॉइड प्रोटोजोअन आर दोज इन विच लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर सीडोपोडिया, पोडिया। याद रहेगा आपको कि जिस भी प्रोटोजोअन में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीडोपोडिया होगा उसे किस में रखेंगे? अमीबॉइड प्रोटोजोअन में। यहां पर सिलियरी प्रोटोजोअन का मतलब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? आंसर है सिलिया होगा। क्लियर?
तो जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? सिलियरी प्रोटोजोवन। फ्लैजलर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा? आंसर है फ्लैजेला होगा। तो ऐसा प्रोटोजोवन जिसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजला हो वो किस में रखा जाएगा? फ्लैजलर में। कभी कभी स्टूडेंट्स को भ्रम हो जाता है यूग्लिना, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोजोआ में यूग्लिना भी आता है, बट यूग्लिना के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया है, यूग्लिनोइड। प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली एनिमल के बारे में बात करेंगे जो कि फ्लैजलर प्रोटोजोअन्स हैं। और इस प्रोटोजोअन का मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर नो स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, नो स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मीन्स ऐसा प्रोटोजोअन ये ग्रुप है जिसमें कोई भी स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा कि जिसमें सीडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है वो किस में चला जाएगा? अमीबॉइड में। जिसमें सीलिया के द्वारा होगा वो सिलियरी में। जिसमें फ्लैजला के द्वारा होगा वो फ्लैजलर में। और जिसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है वो डाइवर्स टाइप का मूवमेंट करता है। हाँ, इसमें एक बात जरूर होती है कि इनके लाइफ में स्पोर की स्टेज आती है, स्पोर की स्टेज आएगी, मतलब उनके जीवन में कभी ना कभी इस स्पोरोजोअन्स में स्पोर्स बनेंगे, जो कि एक एसेक्सुअल बॉडी होती है। आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, नहीं तो बॉटनी में पढ़ेंगे। स्पोर्स, जियोस्पोर्स, प्लैनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, आक्जोस्पोर्स, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बताए जाएंगे। उसी तरह के एक एसेक्सुअल बॉडी स्पोर की स्टेज इसमें आती है स्पोरोजोअन्स में। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर किसमें होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अमीबॉइड सीडोपोडिया, सिलियरी सिलिया, फ्लैजलर फ्लैजला, स्पोरोजोआ नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो इतना तो आपको एक बेसिक मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब हम सबके बारे में थोड़ा डिस्कस करते चलते हैं। क्लियर? आइए पहले इसको मैं मिटा दूं। प्रोटोजोआ तो नहीं, प्रोटोजोआ तो आपको याद रखना है। इसके अलग अलग जो ग्रुप हमने लिखे हैं, इन ग्रुप्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा डिस्कस करके। देखिए, सबसे पहले प्रोटोजोवन में एक नाम आता है अमीबॉइड प्रोटोजोवन का। अमीबॉइड प्रोटोजोवंस, आपने पढ़ा इसको। अमीबॉइड प्रोटोजोवन को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है और इसके ग्रुप को सार्कोडीना कहा जाता है। सार्कोडीना, ये याद रखना है। टेक्निकल टर्म में मेडिकल में पूछा जाता है कि in which group protozoans, amoeboid protozoans are placed, you must remember the group name is Sarcodina। इसी अमीबॉइड प्रोटोजोवन के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। सार्कोडीना में जो भी मेंबर आएगा उस मेंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन है कि सार्कोडीना में सिर्फ वही मेंबर आएगा जिस मेंबर के अंदर लोकोमोशन बाई सीडोपोडिया, किसके द्वारा होगा भाई? सीडोपोडिया के द्वारा होगा। बस इतना टर्म आप याद कर जाइए। और अमीबॉइड भी तो वही है। क्लियर? अमीबॉइड भी वही है कि अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स मींस दोज प्रोटोजोअन्स हु मूव्स थ्रू द सीडोपोडिया। अब आगे बढ़ते हैं।
ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोवन होते हैं, ये अमीबॉइड प्रोटोजोवन दो तरह के होते हैं। यहाँ एक, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर चले तो देखें, एक होता है फ्री लिविंग और एक होता है पैरासाइट के फॉर्म में होता है। तो आप दोनों को ध्यान से देखिए तो अपने आप आपको अंतर समझ में आ जाएगा। एक ऐसा प्रोटोजोवन जो फ्री लिविंग हो, वाटर बॉडीज में पाया जाता हो, सॉइल में पाया जाता हो, और एक ऐसा प्रोटोजोवन जो किसी लिविंग होस्ट में पाया जाता हो, बॉडी के अंदर पाया जाता हो और वहां से न्यूट्रिएंट लेता हो और अपने होस्ट में डिजीज काज करता हो। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोवंस एंड बोथ हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीडोपोडिया। दोनों में स्ट्रक्चर क्या है? सीडोपोडिया है, बट ये दो तरह के हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। प्रश्न उठेगा कौन कौन सा भाई? तो देखिए पैरासिटिक का एग्जांपल होता है एंट अमीबा, ठीक है। और फ्री लिविंग का एग्जांपल होता है अमीबा। फ्री लिविंग का एग्जांपल क्या है? अमीबा। अब जब अमीबा कहा जाएगा तो अमीबा का मतलब होगा कि है तो ये अमीबॉइड, बट ये कैसा है? फ्री लिविंग। और जब हम एंट अमीबा की बात करेंगे तो है ये अमीबॉइड और लेकिन है कैसा? पैरासिटिक। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चलिए मैं दोनों के स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा करके एक जनरल बेसिक में आपको समझा दूं कि आप इसको आप मेरे साथ चाहें तो बना लीजिए। सबसे बाहर की तरफ इस प्रोटोजोवन में जो कि पैरासिटिक है, अभी उसको हम बना रहे हैं, ठीक है ना। इस पैरासिटिक प्रोटोजोवन में सबसे बाहर की तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा, क्लियर हो गई। और इस मेंबर की विशेषता यह है कि इस मेंबर में सिंगल सीडोपोडिया है। देखिए ये सीडोपोडिया है, मतलब क्या हुआ? ये सीडोपोडिया देखिए सीडोपोडिया है। इस एंट अमीबा के स्ट्रक्चर में सेंटर में इसके एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सेंटर में वेसिकल होता है, वेसिकुलर न्यूक्लियस। बाकी इसके क्रोमेटिन के पार्टिकल्स होंगे ऐसे, ये क्रोमेटिन के पार्टिकल, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सेंटर में वेसिकल है, तो ये वेसिकुलर न्यूक्लियस कहलाएगा। इसके अलावा इसमें फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं ऐसे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्टोरेज फूड, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ऐसा, और कुछ इंगेस्टेड आरबीसी आपको मिलेगा क्योंकि ये ह्यूमन के ब्लड को फीड करता है। ये क्या हुआ? तो ये हो गया फूड वैक्यूल। ये क्या हुआ? तो आंसर है ये तो न्यूक्लियस है, क्लियर। और ये क्या है? तो इसके द्वारा खाया हुआ इंगेस्टेड आरबीसी, ये क्या है? रिजर्व फूड है इसका, और रिजर्व फूड का नाम क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और आप अंदर की तरफ देखिए तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म इसका है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा हुआ है। बाहर की तरफ देखेंगे तो एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला क्या हुआ? इंडोप्लाज्म। तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस वन इज द साइटोप्लाज्म। ये हो गया एंट अमीबा का स्ट्रक्चर। अब ये अमीबा के स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए। अमीबा का स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होता, इसका शेप ही इरेगुलर होता है। जैसा भी शेप आप बना देंगे ये अमीबा का शेप हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अमीबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि द शेप ऑफ अमीबा इज नॉट रेगुलर, इट चेंजेज रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया।
अच्छा चलिए, इस अमीबा में ये क्या है? तो देखिए, जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? प्लाज्मा लेमा। वो तो स्ट्रक्चर सामने आएगा, प्लाज्मा लेमा। अंदर क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म। ये भी सही है, चलिए लिख दिया मैंने, साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो उभार के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है सीडोपोडिया। ये है सीडोपोडिया। और इस सीडोपोडिया के जो बना हुआ है, सीडोपोडिया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब सीडोपोडिया है। जो भी आप आउटग्रोथ देखते हैं ना, सब सीडोपोडिया होता है। इसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की एक लेयर मुझे बतानी पड़ेगी, लेकिन साइटोप्लाज्म बनाते समय हम सबको केयरफुल रहना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म दो अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। बाहर का एक्टोप्लाज्म, अंदर का इंडोप्लाज्म। तो मैं लिख देता हूं, देखिए बाहर वाला क्या हुआ? एक्टोप्लाज्म। अंदर वाला क्या होगा? इंडोप्लाज्म। अंदर का होगा तो इंडोप्लाज्म। फिर इसके बाद से आइए इसके सेंटर में। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और ये वेसिकुलर नहीं होगा, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का कैरेक्टर हो गया। इसके एक साइड में कहीं भी आप आएंगे तो आप पाएंगे कि एक बड़ा सा वैक्यूल है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और अभी जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये यूरोइड्स कहलाता है। यहां पर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इसमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा। फूड वैक्यूल्स में फूड भी होगा, ये स्ट्रक्चर फूड का हो गया। छोटे छोटे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये नेटवर्क भी पाए जाएंगे अंदर की तरफ, न्यूक्लियस के सटे हुए। ये देखिए, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा मुझे, और एक यहां पर स्ट्रक्चर मुझे दिखाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर हर सीडोपोडिया के नीचे ही इसमें पाया जाता है। इसको हाइलाइन कैप कहा जाता है, HYLINE, हाइलाइन कैप। ठीक है ना? तो अब देखिए ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या बोला था? यूरोइड। इसका नाम हो गया यूरोइड। ये जो ऐसा दिख रहा है और आगे चला गया तो कैप। इसका नाम क्या बोला मैंने? इसका नाम बोला कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। इसके चारों तरफ क्या बोला? तो आपको याद होगा, मैंने इसके चारों तरफ बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? ये देखिए, तो ये सेंटर में क्या प्रेजेंट था? इसका न्यूक्लियस। ठीक है ना? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम क्या हुआ? आंसर है, इसका नाम फूड वैक्यूल हुआ। ये एक एंट अमीबा का स्ट्रक्चर है। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है जो रफ एंड ग्रेनुलर होता है। देखिए, आपकी बुक एनसीईआरटी में काफी डिटेल में ये नहीं दिया है। ये मैं आपको कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चंस यदि आते हैं, आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, बट यदि आता है तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये अमीबा, वो एंट अमीबा, दोनों में क्या अंतर भाई? तो एक फ्री लिविंग और एक क्या हुआ? पैरासिटिक हुआ। डायग्राम देख लीजिए। दोनों में आपको बिल्कुल बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा।
क्या डिफरेंस है अमीबा में और एंट अमीबा में। तो अब देखिए, हमने बोला था कि अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स आर प्लेस्ड, अगेन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए इसको क्या है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप सार्कोडीना। Sarcodina is a group of phylum Protozoa in which only those organisms are placed in which locomotory structures are pseudopodia. False feet, pseudo means false, pseudo means false, podia means leg. Those protozoans in which locomotory structures are pseudopodia are placed Sarcodina, and Sarcodina is the group of amoeboid protozoan. First point. Second, the amoeboid protozoans are two different types: free living amoeboid protozoans and parasitic amoeboid protozoans. Free living amoeboid protozoans are freely found in water. They slowly moves in water with the help of their pseudopodia. Now the question is simple: what is pseudopodia? Answer: any outgrowth, any outgrowth present on the surface of body. This outgrowth on the surface of body of the protozoan is known as pseudopodia. कोई भी आउटग्रोथ इसके बॉडी पर, प्लेन तो है नहीं, तो जहां जहां ये उभार निकला हुआ दिखाई आपको दे रहा है, ये सभी उभार, मान लीजिए कि अभी यहां दिख रहा है, हो सकता है यहां पर हो जाए, तो जब यहां पर होगा तो ये सीडोपोडिया हो जाएगा। जहां भी उभार निकलेगा, हर उभार को सीडोपोडिया कहा जाता है, और उसी उभार के द्वारा, उभार आउटग्रोथ के द्वारा यह अमीबॉइड प्रोटोजोअन लोकोमोशन करेगा। तो फ्री लिविंग है, फ्रीली फाउंड इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। एंड सेकेंड, पैरासिटिक प्रोटोजोअन। पैरासिटिक, द प्रोटोजोअन्स which are not freely found in the water. These protozoan are found in the living host, in our body, in other animal body, and from that host, this protozoan take their nutrients. So it is very simple way कि the protozoan who depend on other organisms for their food and energy found in the body of other animals are parasitic. For example, ant amoeba. When we are talking about ant amoeba, then so many species are reported in ant amoeba. For example, one member is here. This member is ant amoeba histolytica. Ant amoeba histolytica. This organism is known as ant amoeba, and which species of this ant amoeba? This ant amoeba species is ant amoeba histolytica. This ant amoeba histolytica is the intestinal parasite of human being, found in the colon of large intestine, and after the infection of this ant amoeba histolytica, a disease is caused in human being, and that disease is known as amoebiasis disease. This ant amoeba causes amoebiasis disease. This is known as amoebic dysentery. Amoebic dysentery. This is a disease. Amoebiasis is a disease also known as amoebic dysentery.
तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस किस एजेंट के द्वारा होता है, तो आंसर होता है कि ह्यूमन में अमीबियासिस डिजीज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो ह्यूमन बीइंग का पैरासाइट है, ये ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में पाया जाता है और उस इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा को पेनिट्रेट करते हुए से काट देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, ऐसा नहीं है, बट आपको लार्ज याद रखना है। वहां पर डिसेंट्री काज होने से स्टूल फ्रीक्वेंट होने लगता है, लिक्विफाइड स्टूल होने लगता है और उसके साथ साथ जो स्टूल निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा हमारे बॉडी से, उसमें ब्लड बाहर आने लगता है, इंटेस्टाइन की छोटी छोटी मसल्स बाहर आने लगती है, कोलिक पेन शुरू हो जाता है। लोअर ये जो साइड है हमारा नेवल से नीचे, वहां पर एक साइड में रोटेटरी पेन शुरू हो जाता है। फिर ब्लड के बाहर निकलने की वजह से ह्यूमन के बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया होने लगता है, टायर्डनेस होने लगता है, वीकनेस आने लगती है। दीज आर द सिम्टम्स। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है अमीबियासिस डिजीज के कारण। और ये किसकी वजह से हुआ? तो अमीबियासिस डिजीज इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हुआ। और चूंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाएगा और ह्यूमन बॉडी में डिजीज काज कर रहा है, इसलिए यह फ्री लिविंग नहीं है। कैसा है? यह पैरासिटिक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पैरासिटिक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और फ्री लिविंग अमीबा। अब दोनों में मैं आपको बेसिक डिफरेंस तो बता दिया, एक अंतर और याद रखना है। कोई भी प्रोटोजोवन अमीबॉइड पर ही नहीं जाना, किसी भी प्रोटोजोवन पर, इफ दे आर फ्री लिविंग देन दे हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एनी प्रोटोजोन्स which are free living surely have contractile vacuole for osmoregulation. But parasitic protozoan do not have any contractile vacuoles. And this is the question from competition कि पैरासिटिक प्रोटोजोन में क्या नहीं होता? आंसर है पैरासिटिक प्रोटोजोन में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होती। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होती, जबकि वो फ्री लिविंग होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाएगा। इतना आ गया समझ में? तो एक तो फ्रीली वाटर में पाया जाएगा, फ्री लिविंग होगा तो, और इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगी, और ये लिविंग बॉडी में पाया जाएगा और इसको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा। अब मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, यूनिसेलुलर एंड मोनोपोडियल। मोनो मीन्स वन, पोडियल मीन्स पैर, एक पैर, और इसका पैर क्या है? लेग क्या है? सीडोपोडिया। मोनो मीन्स वन सीडोपोडिया वाला होता है, तो एक सेल का और एक सीडोपोडिया वाला होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका is unicellular and monopodial protozoan which causes amoebiasis, means amoebic dysentery disease in human being. Second point, the cytoplasm of the ant amoeba histolytica is differentiated into outer ectoplasm and inner endoplasm. दूसरा पॉइंट हो गया, साइटोप्लाज्म आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर इंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड है। तीसरा, द न्यूक्लियस ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज वेसिकुलर हैविंग वेसाइकल्स। वेसिकुलर थैली है, वेसाइकिल है, वेसाइकिल मींस थैली है उसके अंदर। द न्यूक्लियस ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज वेसिकुलर हैविंग a single vesicle. The reserve food, next में आएंगे, reserve food of ant amoeba histolytica, reserve food is glycogen. Glycogen is reserve food. Many food vacuoles are present
and the food vacuoles having ingested RBC. That means this parasite feed और RBC हमारे RBC को फीड करता है और अपना रिजर्व फूड क्या रखता है, ग्लाइकोजन, कि कभी अगर भोजन नहीं भी मिला तो उस रिजर्व फूड ग्लाइकोजन को लेकर के अपने बॉडी के एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। याद रहेगा, है बहुत डिटेल में, बट आपको जितना समझना है उतने से काम चल जाएगा। क्या मैंने बोला था कि एंटाइम्बाइस्टोटिका एक यूनिसेलुलर और मोनोपोडियल पैरासाइट है। यह ह्यूमन की इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। ह्यूमन के अंदर अमीबिएसिस मीन्स अमीबिक डिसेंट्री डिजीज काज करता है। इसका साइटोप्लाज्म आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर इंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड होता है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सेंटर में वेसाइकिल है, इसलिए यह न्यूक्लियस वेसिकुलर न्यूक्लियस है। इसके अंदर फूड वैक्यूल्स हैं और फूड वैक्यूल्स में इंजेस्टेड आरबीसी है, मींस इट फीड आरबीसी। और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसके अंदर बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, वो आप अगर याद रख पाए तो ठीक ठीक, नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, ध्यान से सुनिएगा इसको, बाद में इसको चाहे तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आप लोग, कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, जैसे मान लीजिए कोई भी भोजन है उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया, मिट्टी में कोई आदमी काम कर रहा है और हाथ अच्छे से साफ नहीं किया, तो उस फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा, उसके हाथों के द्वारा, और ह्यूमन का जो ओपन डेफिकेशन होता है, खेतों में डेफिकेशन लोग करते हैं, तो वहाँ पर हाउस फ्लाइज बैठ जाती हैं और वहाँ से वो हाउस फ्लाइज उड़ करके हमारे भोजन में आ जाए। तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा यह एंट अमीबा हमारे स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है। जब ये इंटेस्टाइन में पहुँचता है, चूँकि वो एग के फार्म में होता है, इसके मेटासिस्ट के फार्म में होता है, तो वो हमारे स्टमक का कोई भी एंजाइम उसे गला नहीं पाता। तो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद से उसमें बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है और दो एंट अमीबा बनते हैं, एक माइन्यूटा और एक मैग्ना, जिसको ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। मैग्ना को, जो ट्रोफोजॉइट होता है वो फिर से एडल्ट बन जाता है और इंटेस्टाइन में ही रहता है, लेकिन जो माइन्यूटा होता है, माइन्यूटा मतलब छोटा वाला, वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है और उसके बाहर एक सिस्ट बन जाता है, हार्ड वॉल बन जाती है, उसका नाम यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट होता है। फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो बाई न्यूक्लिएट सिस्ट बनता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो टेट्रा न्यूक्लिएट। मतलब माइन्यूटा जो था वो पहले यूनिन्यूक्लिएट में बदला, फिर बाई न्यूक्लिएट में, फिर टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट में बदला। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं डिटेल में, क्योंकि ये फिर से एंट अमीबा को आपको 12th के सिलेबस में एक लेसन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहाँ आपको पढ़ना है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ना है, इसलिए आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनिन्यूक्लिएट से बाई न्यूक्लिएट देन टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट में बदल जाता है। इतना समझ में है? ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है, इसमें 4 न्यूक्लियस और 2 क्रोमेटोइडल बॉडी होती है और मिट्टी में पड़ी रहती है। और यही क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो होता है, ह्यूमन का इन्फेक्टिव स्टेज होता है, कि वहाँ से भोजन मिट्टी के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, हाउस फ्लाइज के द्वारा वो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट हमारे बॉडी में आ जाता है। फिर उसका सिस्ट वाल स्टमक के एसिड से गल जाता है और उसके अंदर से एक मेटासिस्ट बाहर निकलता है जिसमें 4 न्यूक्लियस होता है और वो तुरंत डिवाइड करके 8 अमीबा बना लेता है और फिर वो लाइफ साइकिल को वैसे ही कंटिन्यू करने लगता है। तो ये एंट अमीबा में आपको कितना जानना है, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि यह यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोजोवन है, सिंगल सीडोपोडिया है, वेसिकुलर न्यूक्लियस है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है और इंजेस्टेड आरबीसी इसका फूड है। इसका इन्फेक्शन जब ह्यूमन में होगा तो ह्यूमन में कौन सी डिजीज काज करेगा, अमीबिएसिस, इसका नाम क्या होगा, अमीबिक डिसेंट्री। बस इतना आपको जानना है। अब आइए अमीबा के केस को देखिए, प्रोटोजोवन।
अमीबा को सबसे पहले एंटोन वान लीवेनहॉक ने, ध्यान से सुनिएगा, द अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वान लीवेनहॉक। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था। इसका कंप्लीट नाम अमीबा प्रोटियस है। एक्चुअल में अंग्रेजों की एक काल्पनिक इमेजिनरी गॉड है, देवता है, जिनका आकार हमेशा शेप बदलता रहता है, कभी ऐसा कभी वैसा, शेप निरंतर चेंज होता रहता है। अमीबा में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अमीबा का शेप जो आप देख रहे हैं अभी, ये डिफिनिट नहीं है, हमेशा लगातार इसका शेप बदलता रहेगा। तो अमीबा की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसका शेप डिफिनिट नहीं होता, शेप हमेशा बदलता रहता है। यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पांड्स में, पूल्स में, लेक्स में। रिवर में तो जल्दी नहीं होता, बट कुछ हो सकते हैं, कुछ स्पीसीज इसकी हैं जो रिपोर्टेड हो सकती हैं, बट जनरली स्टिल वाटर में पाया जाता है अमीबा। और सीडोपोडिया के द्वारा धीरे धीरे ये सीडोपोडिया के माध्यम से वो पानी के तल पर, सतह पर मूवमेंट करता रहता है। इस एंटमीबा का स्ट्रक्चर क्या है, तो सॉरी अमीबा का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको बताऊं, अमीबा में सबसे बाहर की तरफ एक थीन फर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और ये साइटोप्लाज्म दो भागों में डिफरेंशिएटेड होता है, आउटर साइटोप्लाज्म और इनर साइटोप्लाज्म। हो सकता है कि आपको ये अंदर वाली चीजें क्लियर ना हो, बट आपको मैं बता दूं कि अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जैसे ये है एंडोप्लाज्म, और आउटर में अंतर क्या है, तो आउटर स्मूथ और क्लियर होता है, आउटर स्मूथ और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, जबकि इनर वाला रफ और ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। इनर कैसा है, रफ एंड ग्रेनुलर। इस अमीबा की विशेषता है कि इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस रहेगा जो इसका कंट्रोलिंग ऑर्गन है। और एंट अमीबा से उल्टा, जैसे इसमें एक ही सीडोपोडिया है, तो इसके अंदर एक नहीं, एक से ज्यादा सीडोपोडिया होता है, मल्टीपोडियल। तो अमीबा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार इसको डिस्कवर्ड किया था। इसका शेप डिफिनिट नहीं होता, लगातार इसका शेप क्या होता है, बदलता रहता है। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है, जो दो भागों में डिफरेंशिएटेड है, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर इंडोप्लाज्म। आगे बात आती है कि न्यूक्लियस है। फिर आप सुनिएगा, इसमें सीडोपोडिया की संख्या मेनी होती है, और सीडोपोडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, यहाँ वाले को, इस वाले को आप देखिए ना, ये स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा आपको, देखिए इसको। तो जैसे मान लीजिए सीडोपोडिया है, तो सीडोपोडिया बनता और बिगड़ता रहेगा। तो इस सीडोपोडिया के बनने के लिए बाद इसको थोड़ा देर के लिए सहारा देने के लिए इसके ठीक पीछे की तरफ क्या पाई जाती है, हाइलाइन कैप। क्या पाई जाती है, हाइलाइन कैप। और ठीक पीछे आइए, ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ पीछे की तरफ होता है, ऐसा दिख रही है, इसको यूरोइड कहा जाता है। तो सामान्यतः आप अमीबा में इंटीरियर पोस्टीरियर का तो अंतर नहीं कर पाते, बट एक पहचान इसकी होती है कि जहां हाइलाइन कैप होगा वह इंटीरियर पार्ट होगा, और जहां यूरोइड होगा, UROID, यूरोइड होगा, वो इसका पोस्टीरियर पार्ट होगा। एक पहचान है। और यही यूरोइड धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या बना लेता है, हाइलाइन कैप। तो आप कुछ क्रम ऐसे याद करने की कोशिश करिएगा कि यूरोइड आगे गया तो क्या बना, हाइलाइन कैप, और हाइलाइन कैप पीछे आया तो क्या बन गया, यूरोइड। ऐसे चलता रहेगा। इस कंसेप्ट को मास्ट पेंटिन, हाइमेन, मास्ट और पेंटिन नामक 3 वैज्ञानिकों ने साल जेल थियरी कन्वर्जन के रूप में दिया था। तो इसमें सीडोपोडिया को सपोर्ट करने के लिए क्या पाया जाएगा, तो आंसर है हाइलाइन कैप, और पीछे की तरफ क्या होगा, यूरोइड। इसमें सीडोपोडिया की संख्या क्या हो गई, एक से ज्यादा हो गई।
और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप देखिए छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स हैं जिसमें फूड रहता है। यह होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। छोटे छोटे डायटम्स को, रोटीफर्स को, क्रस्टेशियंस को, जो भी जल के अंदर प्रेजेंट हो, उनको ये इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है। और इसके भोजन ग्रहण करने की जो ये इंगेशन की मेथड होती है वह इम्पोर्ट, इनवेजिनेशन, सर्कमवेलेशन, सर्कमफ्लुएंस 4 तरह की होती है। तो अलग अलग विधियों के द्वारा, जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे छोटे में समझाऊं कि ये भोजन है, ठीक है ना। तो भोजन जैसे इसके संपर्क में यहाँ पर आया, अब यहाँ की वाल अंदर की तरफ ऐसे धंस जाएगी और भोजन इसी में आ जाएगा। फिर ये वाल ऊपर से बंद हो जाएगी और टूट करके क्या बना लेगा, फूड वैक्यूम। तो ये एक अमीबा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और जब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, तो फिर ये बाहर आएगा और फट जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड को सही से बाहर निकाल देगा। इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये स्ट्रक्चर सेल में आप लोग जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है कि अमीबा चूंकि फ्री लिविंग है तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा, जो कि पैरासिटिक में नहीं होता है। तो अब देखिए इसको, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है, उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए है। किसके लिए है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए है। कि कभी भी हम इसको फ्रेश वाटर में रख दें, साल्ट वाटर में रख दें, तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अपने बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस कर लेगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि एक बात आपको बताएं, कोई भी अमीबा मेराइन वाटर में रिपोर्टेड नहीं है, मतलब ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। तो ये अमीबा का ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसका काम क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन मींस बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो आप इसके स्ट्रक्चर को समझ गए कि इसका शेप इरेगुलर है, मिनी सीडोपोडिया है, इसमें एक न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स हैं, हाइलाइन कैप है, यूरोइड्स हैं, सेल ऑर्गेनेल सभी तरह के हैं। और एनिमल है तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, आपको भी पता है होगा। और एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसकी सराउंडिंग में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इन तभी मैंने आपको समझाया कि एक पैरासिटिक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। लैम्बेल ने इसको डिस्कवर्ड किया था और लॉस नामक वैज्ञानिक ने इसकी पैथोजेनेसिटी को बताया था कि इससे ह्यूमन में एक रोग होता है और उस डिजीज का नाम क्या है, अमीबियासिस, या इसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। चलिए मैं कुछ टर्म्स को लिखने की कोशिश करता हूं, लिख देता हूं। ये डायग्राम बना लिया आपने ना, ठीक है। तो अगर बन गया है तो मैं इसको मिटा दूं। देखिए जैसे मैं इसी के बारे में, एंट अमीबा के बारे में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले डिस्कवर्ड बाई लैम्बेल ने पैथोजेनेसिटी was discovered by Loss, LOSCH, मतलब इसको खोजा किसी और ने था और इससे डिजीज काज होती है, इसको किसने बताया था, लॉस ने, LOSCH। इससे होने वाली डिजीज का नाम तो आप लोग देख लिए, डिजीज का नाम क्या है, अमीबियासिस, या इसका नाम क्या हो गया, डिसेंट्री। ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। अब बात उठेगी किसका, तो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का।
यहां पर एक टर्म है मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। तो देखिए पैरासाइट जनरली 2 या 3 तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है मोनोजेनेटिक, दूसरा होता है डाइजेनेटिक। यही 2 आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, इसी प्रोटोजोवन में ही पढ़ना है। मोनोजेनेटिक का मतलब एक ऐसा पैरासाइट जिसका पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट होता हो, सिंगल होस्ट पर, तो मोनोजेनेटिक। और होस्ट कौन सा होगा? ह्यूमन। और अगर कोई पैरासाइट है जिसका लाइफ आधा किसी और होस्ट पर और आधा किसी और होस्ट पर, 2 होस्ट पर कंप्लीट हो, तो वो क्या कहलाएगा? डाइजेनेटिक। तो मोनोजेनेटिक का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? आंसर है लाइफ साइकिल कंप्लीटेड ऑन वन होस्ट ओनली, केवल एक होस्ट पर, ऑन वन होस्ट ओनली। और डाइजेनेटिक कह दिया गया, इसका मतलब 2 होस्ट, जैसे प्लाज्मोडियम, इस प्रोटोजोन वाले याद करिए, तो उसका हाफ लाइफ साइकिल फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में चलता है और हाफ लाइफ साइकिल हम लोगों में चलता है, जिससे मलेरिया डिजीज काज होती है। तो ये 2-3 टर्म याद करिएगा। डिस्कवर्ड बाय लैम्बेल, पैथोजेनेसिटी वाज डिस्क्राइब्ड बाय लॉस, डिजीज काज्ड बाय दिस एजेंट इज अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री, एंड इट इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड ऑन वन होस्ट ओनली एंड द होस्ट इज ह्यूमन। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी कैरेक्टर मैंने आपको समझा दिया था कि न्यूक्लियस कैसा होगा, क्या होगा, वो चीजें आपको पता है। अब इस अमीबा के बारे में सुनिए। अमीबा के बारे में क्या सुनना है? तो अमीबा के बारे में बहुत सिंपल सा केस है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, जरा बताइए तो। चलिए भाई, मैं अब अमीबा के बारे में आपको समझाता हूं। ये अमीबा के बारे में कैसा पैरासाइट है। तो सबसे पहली कंडीशन कि ये फ्री लिविंग है ना, तो लिखा है आप लोगों ने उसको, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है अमीबा। दूसरा कंडीशन, इस अमीबा को मल्टीपोडियल कहा जाता है, मल्टीपोडियल। और मल्टीपोडियल का मतलब क्या होगा भाई? तो बिल्कुल सिंपल याद रखिएगा, मेनी सीडोपोडिया, मेनी सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया में भी कई अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे कि लोबोपोडिया होता है, फिलोपोडिया होता है, आक्जोपोडिया होता है, रेटिकुलोपोडिया होता है। ये सब सीडोपोडिया को हम नाम लिख दें तो एक सीडोपोडिया इसमें होगा जिसका नाम लोबोपोडिया होगा, जो आपके सिलेबस में है। दूसरा फिलोपोडिया होगा, ये सब सिलेबस में नहीं है। तीसरा आक्सोपोडिया होगा और चौथा रेटिक्युलोपोडिया होगा। ये सीडोपोडिया के अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है और इस बॉडी पर एक छोटा सा ब्लंट आउट ग्रोथ निकल गया, ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसा छोटा सा उभार निकल गया, ब्लंट, BLUNT, ब्लंट शेप में छोटा सा आउटग्रोथ, तो ये लोबोपोडिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लोबोपोडिया, ऐसा। और यही अमीबा में पाया जाता है। लोबोपोडिया किसमें पाया जाता है? अमीबा में। हमने आपको बोला था ना, आपके सिलेबस का पार्ट है ये। तो अमीबा में सीडोपोडिया होता है, और कौन सा सीडोपोडिया होता है? तो आंसर है कि अमीबा में लोबोपोडिया होता है। उसके सेल के बाहर छोटे छोटे उभार ब्लंट के आकार के, ब्लंट का मतलब एक तरह से फ्लैट ऊपर का भाग हो जाएगा, उभार तो होगा लेकिन नुकीला नहीं होगा, वो थोड़ा सा फ्लैटर हो जाता है, फ्लैटर हो जाता है।
तो देखिए नुकीला नहीं है, पॉइंटेड नहीं है, तो फ्लैटर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लोबोपोडिया। आप पूछेंगे फिलोपोडिया क्या है, तो देखिए फिलोपोडिया का मतलब ट्यूब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए, ये ट्यूब लाइक हो गया तो इसका नाम फिलोपोडिया हो जाएगा। अगर ये पॉइंटेड हो जाए, नुकीला ऐसे हो जाए, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा नुकीलापन हो जाए तो इसको आक्सोपोडिया कहा जाएगा। ये सब सिलेबस के पार्ट नहीं है, मैं समझने के लिए बोल दे रहे हैं कि ट्यूब लाइक होगा तो फिलोपोडिया, अगर पॉइंटेड हो गया तो आक्सोपोडिया, और अगर ब्रांच्ड हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे ब्रांचेज इसकी हो गई, कई ब्रांच हो गई, तो इसका नाम रेटिकुलोपोडिया। तो आपको जो पढ़ना है उसमें लोबोपोडिया पढ़ना है, और यही याद भी रखना है कि अमीबा के अंदर, एंट अमीबा के अंदर, इन सब के अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बेसिकली किस चीज का होता है, तो लोबोपोडिया का होता है, ठीक है ना। ये फिलोपोडिया, आक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं, बस मैंने आप टाइप आपको बता दिया कि प्रोटिस्टा पढ़ते समय बताया जाता है कि लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, आक्सोपोडिया, रेटिकुलो होता है। अब परेशान ना हो कि क्या होता है, जस्ट यू शुड रिमेंबर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज सीडोपोडिया एंड विच टाइप ऑफ सीडोपोडिया, आंसर इज लोबोपोडिया, लोब लाइक स्ट्रक्चर, फ्रेश वाटर मल्टीपोडिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जगह हमें कम मिल रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मिटा दूं हाफ पार्ट से। देखिए इसको हाफ पार्ट से मिटाई देते हैं, अब काफी स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं उसको नोट करते चलिए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। अब इसके बाद से इस अमीबा में न्यूट्रिशन की बात आती है, नोट करते रहिएगा आप लोग, न्यूट्रिशन कैसा होता है। आंसर है अमीबा का न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। जैसे ये मान लीजिए अमीबा है ऐसा, ठीक है ना, और बाहर से कोई फूड मटेरियल्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी कई अलग अलग मेथड है। एक तो इंपोर्ट की मेथड है, एक इन्वेजिनेशन है, एक सरकमवेलेशन है, फिर सरकमफ्लुएंस है। मैं आपको सरकमफ्लुएंस समझा रहा हूं। इसमें क्या होता है, तो इस अमीबा में जिस जगह पर भोजन आता है उस जगह पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा, और ये भोजन उसी में आ जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कप लाइक। इसको सरकम फ्लुएंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सरकमफ्लुएंस। तो देखिए ये फूड था, ये अमीबा था, इसके संपर्क में क्या आया, ये फूड आया, तो जहां पर ये फूड आया वहां पर क्या बन गया, एक कप लाइक डिप्रेशन, और इसके बाद इसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता है और उस फूड को बाइंड कर लिया जाता है। फिर ये दोनों साइड से देखिएगा मेरे हाथ को, इधर से भी इधर से ये बढ़ते बढ़ते फूड को बंद कर लेता है। तो अब कुछ समय बाद आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखिए ऐसा हुआ ना, तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते इसको बंद कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, अंदर आ जाएगा, और ये फूड वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी जीव बाहर से भोजन को बिना किसी परिवर्तन के, विदाउट एनी चेंज, एज इट इज इनगल्फ कर जाए और अपने अंदर उसका डाइजेशन करे, तो ऐसा डाइजेशन क्या कहलाता है, होलोजोइक। डाइजेशन बाहर ना करे, डाइजेशन अंदर करे। तो द एनिमल who take their food without any change from outside by engulfing, engulf करते हुए, is holozoic nutrition। इसकी एक मेथड सरकमफ्लुएंस है, जिसमें कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें भोजन आ जाएगा, फिर ऊपर से उसको बंद कर लेगा, फिर भोजन अंदर आ गया, किसमें, फूड वैक्यूल्स में। ये न्यूट्रिशन इसका हुआ। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं। इसके अंदर रेस्पिरेशन की बात आती है।
रेस्पिरेशन अमीबा में। तो कैसे होगा? आंसर है बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीधे सीधे आंसर याद करना है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्लाज्मा लेमा, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये अमीबा बाहर से ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के द्वारा अंदर ले जाना और अंदर से CO2 को डिफ्यूजन के द्वारा क्या करना? बाहर निकाल देना। तो ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को बाहर निकालना बाई डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रहा है? प्लाज्मा लेमा के थ्रू। दिस प्लाज्मा लेमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन अमीबा अकर्स बाई प्लाज्मा लेमा। आगे फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका आता है, इसमें जिसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन, ठीक है ना। अमीबा अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक मीन्स अमीबा एक्सक्रीट अमोनिया। किसका एक्सक्रीट करेगा? अमोनिया का। और कैसे करेगा? तो फिर वही बात होगी कि जब इस अमीबा के अंदर, ये अमीबा है, ठीक है ना, ये अमीबा, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा और वो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या बनेगा? NH3 अमोनिया बनेगा। अमीबा में क्या बनता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया बनता है और इस अमोनिया को इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो बनता जाएगा, निकलता जाएगा, बनता जाएगा, निकलता जाएगा। ये प्रक्रिया निरंतर इस अमीबा में चलती रहेगी। तो न्यूट्रिशन होलोजोइक, रेस्पिरेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सक्रीशन कैसा? अमोनोटेलिक। अब सुनिएगा नेक्स्ट कैरेक्टर्स को। अगला कैरेक्टर इसमें आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया बाई कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके द्वारा होता है। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा कैसे होता है, क्या होता है? तो देखिए ऑस्मो रेगुलेशन में सीवी का मतलब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके दो स्टेजेज आते हैं, एक डायस्टोल स्टेज और एक सिस्टोल स्टेज। क्या होगा भाई? सिस्टोल स्टेज। एक डायस्टोल और एक क्या होगा? सिस्टोल। ये अमीबा है, मान लीजिए ये अमीबा हुआ, इसका ये न्यूक्लियस हुआ और यहाँ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, क्या है? सीवी है। इसका मतलब क्या हुआ? डायस्टोल स्टेज। फिर दूसरा कहते हैं सिस्टोल का मतलब देखिए, ये अमीबा है और इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई, नहीं है। जब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी तो इसका सीधा मतलब ये क्या हो जाएगा? सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब फैला हुआ और सिस्टोल का मतलब सिकुड़ जाना। अब बात यहां पर यही आएगी कि कब ये फैलेगा और कब ये सिकुड़ेगा। तो अब देखिए, यदि बाहर से वाटर अंदर आने लगे, ध्यान सुनिएगा, बाहर से वाटर अंदर आने लगे तो ये वाटर कहाँ जाएगा? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाएगा ना। तो ये क्या होगा? फैल जाएगा। फैल जाएगा तो कौन सी स्टेज आएगी? डायस्टोल। और जब अंदर से वाटर बाहर निकलने लगे, पानी यहाँ से क्या हो? बाहर निकलने लगे, तो यहाँ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी तो पानी बाहर निकलेगा और ये पानी इस रास्ते से क्या होगा? बाहर चला जाएगा, फिर ये सिकुड़ जाएगी। अर्थात ये चीज तो क्लियर है कि जब अमीबा के शरीर में वाटर अंदर आता है तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डायस्टोल स्टेज में आ जाती है। वाटर अंदर आया तो डायस्टोल स्टेज
और जब इसके अंदर का पानी बाहर गया तो क्या हो गया, सिस्टोल स्टेज। आ रहा है समझ में? चलिए मैं इन दोनों को लेकर के एग्जांपल समझाता हूं, आप ऐसे समझिए। एक अमीबा को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए, डिस्टिल्ड वाटर में। अमीबा को कहां डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया, क्या होगा? तो डिस्टिल्ड वाटर हाईली डाइल्यूटेड होता है, तो उस कंडीशन में जैसे ये अमीबा है, इस अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है और एक कंट्रेक्टाइल बिल्कुल छोटा सा है, ये सीधी है, लगातार पानी अंदर जाएगा, लगातार पानी अंदर जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर में डालने पर डिस्टिल्ड वाटर से पानी लगातार अंदर जाएगा, तो इस अमीबा का ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फैलने लगेगा, ऐसे होगा ना। चूंकि डिस्टिल्ड वाटर है तो कंसंट्रेशन तो बिल्कुल जीरो है, तो ये पानी लगातार जाता रहेगा और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फट जाएगा। तो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों फूल गया, तो आंसर था क्योंकि पानी अंदर गया। तो ये कौन सी स्टेज आ गई, डायस्टोल। चलिए दूसरी बात आपको समझाते हैं। देखिए अगर इसको हम डिस्टिल्ड वाटर में ना डालें, इस अमीबा को साल्ट वाटर में डाल दें, कहां डाल दें, इसको साल्ट वाटर में डाल दें, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से पानी भरा हुआ है, अब बाहर क्या है, साल्ट वाटर है ना, तो साल्ट वाटर का मतलब क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। तो इसके अंदर का पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, लो से हाई की तरफ पानी जाता है हमेशा। दोनों तरफ सोल्यूशन है, एक तरफ लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और एक तरफ हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो पानी कहां से जाएगा, अमीबा के लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से कहां जाएगा, बाहर के साल्ट सोल्यूशन में। तो जब इसको साल्ट वाटर में डालेंगे तो इसका पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। और आप बताइए क्या होगा आगे, तो आगे साफ है कि इसका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल सिकुड़ जाएगा, तो कौन सी स्टेज आ जाएगी, सिस्टोल स्टेज। तो ये टेक्निकल टर्म्स है जिसको कि आपको जगह जगह पर अप्लाई करते रहना है, यूज करते रहना है, कहां पर इसको कैसे यूज करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन अगर इतना नहीं समझ में आता है तो बस सीधे सीधे याद रखिएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। बस इतने से काम चल जाएगा हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीबा में रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट क्या आएगा, तो अमीबा में रिप्रोडक्शन। सामान्यतः अमीबा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, तो इसमें पहला बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, बाइनरी फिजन। दूसरा स्पोरुलेशन होता है इसमें, लिखते रहिएगा आप लोग। द फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज स्पोरुलेशन, थर्ड इज मल्टीपल फिजन, एंड फोर्थ मेथड होती है एनसिस्टमेंट। आ रहा समझ में। तो अमीबा के बारे में इतना ही है कि इसके रिप्रोडक्शन की मेथड क्या होगी। आंसर है अमीबा में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 अलग अलग मेथड्स होती हैं। बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, मल्टीपल फिजन एंड एनसिस्टमेंट। क्या क्या मैंने बोला, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, मल्टीपल फिजन एंड एनसिस्टमेंट। तो स्टूडेंट ये हम लोग प्रोटोजोआ में पहले ग्रुप की स्टडी कर लिए जिसका नाम था अमीबॉइड प्रोटोजोवन, जिसमें रखा गया था उसका नाम क्या था, सार्कोडीना। और दोनों को मैंने आपको बता दिया
अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एंट अमीबा के बारे में भी और अमीबा के बारे में भी। नेक्स्ट में जब हम लोग आएंगे तो एक नए मेंबर को डिस्क्राइब करेंगे इसमें। तब तक बाय।